प्रिय विनीत, असीम स्नेह, कल आपका फेसबुक में घर लौटने की वजह वाला पोस्ट देखा। बहुत अच्छा लगा। यह बिल्कुल सच है कि अपने घर की हर चीज बड़ी जीवंत होती है और आपसे संवाद करती है। पेड़ पौधे, सजावट का सामान, पलंग, सोफे हो या रसोई के बर्तन, एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है कि इनके साथ जिनका कोई जवाब नहीं। जो सुकून और शांति घर में घुसने पर मिलती है उसे बयान नहीं किया जा सकता। हम जब लंबी लंबी यात्रा पर निकलते हैं, महीने भर में ही घर की याद सताने लगती है। यह सही है कि घर केवल जीवित मनुष्यों से ही नहीं बनता, वरन एक एक वस्तु उसे घर बनाने में सहायक होती है। आशा करती हूँ ऑफिस में सबके जाने के बाद भी रुके रहने वाले व्यक्तियों को घर एक नए अर्थों में समझने को सहायता करेगी। और बताएं, आप कैसे हैं? अब अच्छा, ज्यादा बोल नहीं किया तो ना आपको। एक बार लिखने पर आती हूँ तो धारा प्रवाह लिखती चली जाती हूँ, जब तक कि कड़ी टूट ना जाए। हाँ, बोलने के मामले में अपना हाथ जरूर तंग है, तो अब बंद करती हूँ। ये कुल 3 पेज की लंबी चिट्ठी लिखी है 62 साल की बहुत ही व्यस्त डॉक्टर, बहुत ही व्यस्त शख्सियत ने, जिनका बेटा मेरी ही तरह किसी दूसरे शहर में सुंदर सपनों के साथ अपनी दुनिया संवारने में लगा है। मेरे पास जब ये चिट्ठी आई तो दिमाग में एक ही साथ कई सारी चीजें घूमने लग गई। सबसे पहले तो ये कि आखिरी बार इस तरह से मुझे किसने चिट्ठी लिखी है। हाँ, मैं जरूर ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 लोगों को नियमित चिट्ठी लिखता हूँ। फिर मुझे याद आया कि आखिरी बार कब किसी हिंदी सिनेमा में चिट्ठी का दृश्य दिखाया गया है, तो मुझे शेरशाह का वो गाना याद आया, राता लंबिया, जिसमें ओए सब ठीक ठाक, चिट्ठी लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। उसके बाद मुझे मेरी नज़र से कोई ऐसी फिल्म नहीं गुजरी जिसमें कि चिट्ठी लिखने का संदर्भ, चिट्ठी लिखने का दृश्य सामने आया। लेकिन यदि आप याद करें हिंदी सिनेमा को, तो आपको दर्जनों गीत तो मिलेंगे ही जिसमें चिट्ठी का, खत का जिक्र है। बल्कि चिट्ठी और खत के बिना एक ऐसा दौर भी हमने देखा है कि हिंदी सिनेमा की कहानी पूरी ही नहीं होती। और उस लिहाज से चिट्ठी उस सिनेमा में कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ना होकर एक प्रॉपर, व्यवस्थित, मुकम्मल एक चरित्र, एक किरदार के तौर पर हमारे सामने आता है। और गाने की तो आप पूछिए ही नहीं। ये जरूर है कि अब के दौर के जो गाने लिखे जा रहे हैं, अब के दौर की जो जनरेशन है, उनके लिए चिट्ठी कोई दुर्लभ चीज होगी। उनके जीवन से, उनकी जिंदगी से शायद चिट्ठी गायब हो गई होगी। शुक्रिया अदा करना चाहिए क्लासरूम का, जो अभी भी उनसे किसी न किसी तरह की चिट्ठी जरूर लिखवाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में हमारे बीच से चिट्ठी कैसे गायब हो गई? वो चिट्ठी जिसका हमें इंतजार होता था, वो चिट्ठी जो हम नियमित लिखा करते थे। हम छात्र जैसे लोग के लिए एक समय ये मजाक भी बन गया था कि चिट्ठी लिख रहा है, इसका मतलब है इसका पैसा खत्म हो गया है, अब इसे मनी ऑर्डर चाहिए, अब इसे अकाउंट में पैसे डलवाने की बात करनी है। और फिर याद आता है हॉस्टल के दिनों में लिखी गई चिट्ठियां, जिसमें कि हमारे साथ के लोग, हॉस्टलर, कैसे अलग अलग बहाने से चिट्ठियां लिखते थे। उन चिट्ठियों को इतने मार्मिक अंदाज देने की कोशिश करते थे कि जिसके हाथ पड़े, जिस माता पिता के हाथ पड़े वो चिट्ठी, वो दौड़ कर बैंक की तरफ जाए। ये अलग बात है कि कुछ तो इस तरह से लिख देते कि उनके माता पिता बैंक जाने के बजाय सीधा एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाते और वो दौड़कर देश के अलग अलग शहरों से दिल्ली आते कि हमारे लड़के को, हमारे बेटे को क्या हो गया। 1-2 ऐसे वाक्य भी हुए हमारे हॉस्टल में कि जब बहुत ही मार्मिक ढंग से किसी ने चिट्ठी लिख दी और हड़बड़ा कर जब उनके माता पिता आ गए तो फिर देखा कि वो तो मस्त है, उसको तो सिर्फ पैसे की जरूरत थी और इसलिए इस अंदाज में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे और बड़ी तत्परता से पैसे भेजे जाएं। आपकी जिंदगी में चिट्ठी लिखे जाने को लेकर
क्या संदर्भ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, और वो कॉन्टेक्स्ट कैसे मर गया, वो कॉन्टेक्स्ट कैसे खत्म हो गया। मेरे हाथ में जब ये चिट्ठी आई 62 साल की डॉक्टर का, जो बहुत व्यस्त है, अलग अलग भूमिकाओं में जिंदगी जीती है, और इसमें लिखा है कि वो ये सब करते हुए भी कैसे वेब सीरीज देखती हैं, कभी कभी आकर फेसबुक पर भी वो स्टेटस पढ़ती हैं, रील भी देख लेती हैं, और इन सब के बीच उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है। सच में मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं है। ने जिस तरह का जीवन जिया है उसमें चिट्ठी हमारे लिए लंबे समय तक ऑक्सीजन का काम करती रही है। मेरे लिए चिट्ठी लिखना और चिट्ठी पाना दोनों ही ऑक्सीजन मुहैया होने जैसी बात रही है। मेरी माँ मुझे नियमित चिट्ठी लिखा करती थी, महीने में कम से कम 2 चिट्ठी, और मैं भी महीने में 1 चिट्ठी तो लिख ही दिया करता। जब टेलीफोन एसटीडी बूथ का दौर आया तो ये सिलसिला ज़रूर थम गया, लेकिन लंबे समय तक, कम से कम 10-12 साल तक तो ये चिट्ठी लिखने का सिलसिला जारी ही रहा। पापा भी लिखा करते, लेकिन पापा बहुत कम लिखा करते। कुछ चिट्ठियां तो मैंने इसी शहर में रहकर इसी शहर के किसी व्यक्ति के लिए लिखा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि कभी कभी वो दिखाते भी हैं कि ये तुम्हारी चिट्ठी है और तुमने ये मुझे इस समय लिखा, इस समय चिट्ठी तुमने भेजी है। मैं इस शहर में रहते हुए, दिल्ली शहर में भी रहते हुए कुछ कुछ चिट्ठियाँ लिखता हूँ। उन्हें चिट्ठियाँ लिखता हूँ जिन्हें मैं सामने से मिलकर, जिन्हें मैं व्हाट्सएप के जरिए, जिन्हें मैं फ़ोन कॉल के जरिए वो सब कुछ शायद नहीं कह पाता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। इस लिहाज से देखिए तो चिट्ठी हमारे लिए वो जरिया है जो उन शब्दों को आवाज़ देने का काम करती है, उन बातों को बयां करने का हौसला देती है जो अमूमन हम उनके सामने होने पर नहीं कर पाते। तो चिट्ठी मतलब मन के शब्द। जब मैं इस चिट्ठी को, लिफाफे को खोला और ये चिट्ठी पढ़नी शुरू की तो एक बार तो बस पढ़ गया, फिर दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ी मैंने ये चिट्ठी, और तब मैंने महसूस किया कि इसकी तासीर कितनी अलग होती है, इसकी तासीर कितनी गहरी होती है कि आप शब्द दर शब्द पढ़ते जाते हैं और उसी हिसाब से वो भाव और वो उसी हिसाब से वो तस्वीर आपके जहन में, दिमाग में बननी शुरू होती है। बहुत ही खूबसूरत एक जरिया रहा है लोगों के जुड़ने का, अपनी बात कहने का। आपको वेलकम टू सज्जनपुर याद आएगी, फिल्म गुलजार की, और बहुत सारी ऐसी फिल्में और गाने याद आएंगे जिसके बहुत ही मार्मिक प्रसंग हैं और गहराई में जाकर आप महसूस करेंगे। तो अति संप्रेषण के दौर में बहुत कुछ जहां बोला जा रहा है, सब कुछ बोल और बता दिया जा रहा है, वहां कैसे खूबसूरत एक माध्यम धीरे धीरे तड़पने लग गया है। याद कीजिए अंतर्देशीय का दौर, लिफाफे का दौर, पोस्ट कार्ड का दौर, और अब सोचता हूँ तो लगता है कि हम कितनी सारी बातें स्पेस और प्राइवेसी की करते हैं। हम पोस्ट कार्ड में भी चिट्ठियाँ लिख दिया करते थे। छात्र जीवन में जब पैसे उतने नहीं होते थे तब हम आखिर के दिनों में, महीने के आखिर के दिनों में पोस्ट कार्ड में चिट्ठियाँ लिख दिया करते थे। सोचिए वो चिट्ठी कितनी खुली होती, कितने लोगों तक जाती होगी, कितना डाकिया अगर उस पर वो पढ़ता होगा तो क्या सोचता होगा। इस मोहल्ले के पोस्ट ऑफिस में वो चिट्ठी जाती होगी और कभी कोई पढ़ता होगा तो क्या सोचता होगा। तो उस लिहाज से देखें तो इनबॉक्स की ये दुनिया के मुकाबले वो आउटबॉक्स की दुनिया कितनी खुली रही होगी, जहाँ किसी को किसी बात का संकोच नहीं कि मेरी बात कोई और पढ़ लेगा। जाहिर सी बात है कि वो चिट्ठी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखी जाती रही है जो उनसे बहुत ही नज़दीकी तौर पर जुड़े रहे होंगे। वो माँ की भूमिका में, वो पिता की भूमिका में, पत्नी की भूमिका में, प्रेमिका की भूमिका में, बल्कि चिट्ठी पहुंचाने वाले का तो एक पूरा दौर और चलन रहा है। जो हीरो हुआ करता, चिट्ठियां जो पढ़ पाता था, चिट्ठियां जो दूसरे के नाम पर लिख पाता था, सब कुछ चला गया। फेसबुक की ये खूबसूरत बात है, रील की ये खूबसूरत बात है, इसलिए मैं उसे सीधे तौर पर नकारता नहीं हूँ कि ना जाने कब कैसे किसके मन की कौन सी तार छू जाए। और स्याही की कलम से लिखी गई ये चिट्ठी, ये स्याही भी गायब है जिंदगी से, जिससे मेरी माँ रोशनाई कहा करती थी। कलम भी गायब है, फाउंटेन पेन मतलब सिग्नेचर पेन होकर रह गया है। और इस तरह कागज पर कोई चिट्ठी लिख रहा है समय निकालकर,
पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर रहा है, सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस शहर ने और शहर में बरते जाने वाले इस शब्द ने यही कुछ शब्द दिया है जिसके कारण मेरा हौसला बना रहता। बहुत शुक्रिया इस चिट्ठी के लिए, और याद कीजिए कि आपको कब किसने चिट्ठी लिखी और आप दोबारा से चिट्ठी लिखना चाहेंगे।